अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब। मैं एनुअल वेकेशन पे हूँ, लेकिन पकड़ लिया हमने शाहिद कुरैशी साहब को, मुझे पकड़ लिया या मैंने उन्हें पकड़ लिया। मैं इस वक्त अभी नॉर्दर्न एरियाज में ही हूँ और पर कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोग्राम कोई मिस ना हो सके। जरूरत बहुत थी आज, खास तौर पर इस इशू को सामने रखते हुए। आज आपको पता है कि एक दिन पहले जस्टिस काजी फायजी साहब अपने बेंच में बैठे हुए थे और हियरिंग कर रहे थे, और उन्हीं के यानी जो उनको बहुत ज्यादा प्रमोट करते रहे असद तूर वगैरह, वो कोर्ट में आए आकर एफआईए ने कोई नोटिस दिए हुए थे दो सहाफियों को, और उन्होंने दोनों ने प्रोग्राम जो है वो एफआईए की पीक एक्ट की खिलाफवर्जी के तहत किए थे। एडमिटेड चीजें हैं ये और जो जुबान इस्तेमाल की वो हैरान कुन है। वो बाकायदा कोर्ट के अंदर मौजूद रहते हैं, जब उठने लगते हैं आते हैं और सुओ मोटो नोटिस लिया जाता है। ये अब कोई बेंच भी किसी वक्त भी बैठे सुओ मोटो, तारीख में ऐसा नहीं होता रहा है। हमेशा चीज सुओ मोटो लेता है और फिर बाकायदा रजिस्ट्रार ने बाकायदा पिटीशन पे नंबर लगाना होता है। 90 सुप्रीम कोर्ट के रूल्स है 1980 के तहत हर कोई दायर नहीं कर, और नहीं रेमेडी नहीं ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस ऐसा क्या, किसकी इंटरप्रिटेशन है, लॉ बड़ा सेटल्ड है। तो जब मैं तहकीक कर रहे थे, फिर मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, मैंने कहा ये शायद जंग चली जा रही है। तो हमने अब नाम डॉक्टर शाहिद साहब ने दिया, नाम दिया मीडिया वॉरफेयर। तो अब सवाल और वाकई नजर आ रहा है जो हालात और वाकयात हो रहे हैं, यानी इन सारी चीजों को इंटरनेशनल सिनेरियो में वजह क्या है कि असद कपूर वगैरह जो इस ग्रुप का ताल्लुक सो कॉल्ड लिबरल है, इनकी आसपास की जो पट्टियां कहीं से या तारे हैं कहीं और से हलाई जाती हैं ये। और लॉयर्स मूवमेंट भी जो सारा था, हर को पता है कि वो एजेंडा जो है किसी ना किसी तरह से बाहर से मुंसलिक था, फॉरेन एजेंसी से उसका ताल्लुक रहा है। जी डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, ये जो हालात वाकयात मैंने आपके सामने रखे हैं, आपने नाम बड़ा जबरदस्त दिया है मीडिया वॉरफेयर का। दो तीन हिस्से हैं, मैं दो तीन सवाल करूंगा। पहले तो बताऊंगा ये आपने मीडिया वॉरफेयर का नाम इसको क्यों दिया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो फेलियर हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स और उसके तमाम एलाइज़ का 55 मुल्कों का, और $2 ट्रिलियन खर्च करने के बाद भी घर के बुद्धू घर को वापस आ रहे हैं। और अगर इसको पंजाबी में ट्रांसलेशन करेंगे, जूते भी 100 जूते और 100 प्याज़ दोनों उनको खाने पड़े हैं। और काबुल एयरपोर्ट पे उनकी सारी फ़ौज इस वक़्त बंद है। तो उसके इर्द-गिर्द तालिबान ने जो है ना वो घेरा डाला हुआ है, और अमेरिका ने तालिबान से दरख़्वास्त की है कि वो एयरपोर्ट के जो एग्ज़िट और एंट्री के जो गेट्स हैं ना, वहाँ पे आके वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। तो तालिबान ने उनसे कहा बिल्कुल कि सही। ठीक है, हम आपकी हेल्प कर देंगे इसमें। दूसरी चीज़ ये हुई है कि हमारे बर्तानिया के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने आज इंटरव्यू दिया है बीबीसी को, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अपना जितना रोल अदा करना था वो कर दिया। पाकिस्तान ने 30 लाख अफ़गान रेफ्यूजीज़ रखे हुए हैं, फेंस लगा दिया उन्होंने। अब वो हर जगह पे तो खड़े होके हर अफ़गानी की नब्ज़ तो चेक नहीं कर सकते ना। ये तो एक अनरियलिस्टिक बात है। ऐसा सोचना भी और ऐसा ब्लेम गेम करना जो है ना, वो जंग तुम हारे हो, तुम्हें पाकिस्तान के कहने पे तो नहीं गए हुए थे। लेकिन जो इससे जो पाकिस्तान में सिचुएशन ये हो रही है कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, यानी पाकिस्तान ने जो अच्छे काम किए हैं, पर ये पाकिस्तान का नैरेटिव है जो मैंने बताया। ये मैंने रेफ्यूजीज़ के ऊपर शायद मैं पहला बंदा था जिसने सरताज अज़ीज़ से, यहाँ जब वो नवाज़ शरीफ साहब के वज़ीर ख़ारजा थे, जूनियर निक्के वज़ीर ख़ारजा थे, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा तो नवाज़ शरीफ आप खुद थे ना। वो निक्के वज़ीर ख़ारजा थे सरताज अज़ीज़, तो उनसे हाँ, मैंने कहा था कि आर यू गेटिंग एनी हेल्प फॉर द रेफ्यूजीज़ यू आर हैविंग? तो उन्होंने कहा वेरी लिटल। और आपको पता होना चाहिए कि हर साल यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ जो है वो पाकिस्तान को दरख्वास्त देता है कि आप ये जो रेफ्यूजीज़ रखे हैं इनको 1 साल की एक्सटेंशन दे दें, और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो उनको हर साल की एक्सटेंशन दे देते हैं। ये काम पिछले 35-40 साल से हो रहा करेक्ट। है। और अगर पाकिस्तान कह दे कि जी हम इनको नहीं रख सकते, आप इनको ले जाएँ यहाँ से, तो फिर यूएन को उस पे या उसके जो बाकी जो लोग हैं उनको एक्शन लेना पड़ेगा उस पे। बर्तानिया के ने जो अभी रेफ्यूजीज़ लेने की बात की, उन्होंने कहा जी वो 9,000 लेंगे, और सबसे ज़्यादा शोर बर्तानिया ने मचाया हुआ है रेफ्यूजीज़ के बारे में। अब आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया वॉरफेयर हो रही है, या जो नैरेटिव शेपिंग हो रही है, उसको कैसे काउंटर करना? प्रॉब्लम तो हर बंदा बताता है, और
इस वक्त चूंकि मुहर्रम अभी रिसेंटली गुजरा है और काबुल में जो है ना तालिबान ने प्रोटेक्शन दी है ना, अशूरा के का जो जुलूस था उसमें वहाँ पे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। पाकिस्तान में इक्का दुक्का जो वाक़या पेश आए हैं वो काबिल मज़म्मत है। ज़ाहिर है पूरे मुल्क की सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है, लेकिन मेरा सवाल ये है, अभी 2018 में मैं अज़रबैजान में था और आपके ये जो चेयरमैन सेनेट है ये भी उस वक्त अज़रबैजान में थे और उस दिन अशूरा मुहर्रम था। और पूरे अज़रबैजान, चूंकि 80% से ज्यादा शिया मुल्क है, पूरे अज़रबैजान में किसी को नहीं पता था कि आज अशूरा है। कोई सड़कें नहीं बंद थी, कोई पुलिस नहीं थी और कोई कुछ नहीं था। और मतलब बिल्कुल आराम से जो है वो गुजर गया। तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये जानबूझ के ऐसी फिरकावारियत फैलाने के लिए जो नैरेटिव शेपिंग करते हैं कि दोनों जगहों पे जाके दोनों को हमला कर दिया, उस पे भी हमला कर दिया। जैसे वो इंडिया का एक मेजर है वो भी आके बयान देते रहते हैं टीवी चैनल पे। लेकिन हमें देता रहता है। हमारे हमारे जो उलमा कराम है, आज मैं बड़ी एक्सक्लूसिव आपसे बात करने वाला हूँ। मेरी एक इराक के अच्छा, प्रोफेसर से ये मैं बात। रोकने लगूंगा। मैं जरा एक मिनट शायद डॉक्टर शाह साहब, मैं जरा इसको सेकंड पोर्शन में लेके आना चाहता हूँ जो कि पार फिर के हवाले से मैं फिरका वारी को जो कि जुड़ा हुआ है इसके साथ। अभी एक और वाकया भी यहाँ हुआ, वो आपने देखा होगा, एक लड़की बाकायदा प्लानिंग के साथ, तो यानी यहाँ एक जंग चल रही थी खून लिबरल्स के हवाले से कि वो लिबरल एक अपना नैरेटिव लेकर चल रहे थे। तो बाकायदा 14 अगस्त का एक प्लान किया, उसकी टोले ने वो बाकायदा लेके आए और वहां एक इंप्रेशन ऐसा दिया गया मुमलिकत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए यहाँ औरत महफूज नहीं है। हालांकि हर एक को पता है औरत यहाँ जितनी महफूज है शायद पूरी दुनिया में कहीं ना महफूज हो। मैं जो बात अभी तक जो मैं उस तरफ अभी आना चाहता हूँ मेरा, ये जो खास तौर पर इस टाइमिंग के ऊपर ये कोई नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि कल इसी मीडिया को या ये इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके या यहाँ कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। देखिए बात ये है कि आप जो है ना वो प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरी सॉल्यूशन फोकस्ड अप्रोच है कि करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए। स्टेट का काम था कि जो मीडिया के जो आपने पाकिस्तान का जो मीडिया है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई वेटरनरी कॉलेज नहीं होता। जैसे मतलब वहाँ पे कोई पता नहीं आ रहा जा रहा। मैं मेरे बड़े दोस्त अरशद साहब प्रेसिडेंट थे वेटरनरी कॉलेज के, आजकल वो यूनिवर्सिटी चलाते हैं लाहौर के अंदर। तो हम वेटरनरी कॉलेज में जाते थे, वो कोई गाय गाय घसीट के लेके जा रहा है, कोई गधा लेके जा रहा है, कोई घोड़ा लेके जा रहा है। जाहिर है वो वेटरनरी कॉलेज में तो यही होता है ना। तो आपने भी मीडिया का भी यही हाल कर दिया कि मीडिया के अंदर जो लोग आपने ला के बिठा दिए हैं उनको मतलब ये एक होती है सेल्फ सेंसरशिप। क्या अभी एक हमारे बड़े प्यारे मखदूम शाहबुद्दीन है, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम करते हैं वो कल उन्होंने परसों उन्होंने सऊदी अरेबिया के ऊपर एक इंडिया का कोई शिप गया एक्सरसाइज करने, उन्होंने पूरा प्रोग्राम कर दिया उस पर और पता नहीं क्या तूफान आ गया। इंडिया का एक शिप अगर सऊदी नेवी के साथ उसने एक्सरसाइज कर ली। लेकिन जब इंडिया को ईरान ने पूरी चाबहार पोर्ट ही दे दी थी 2 साल के लिए, तो उस वक्त तो किसी मखदूम शहाबुद्दीन ने किसी ने प्रोग्राम नहीं किया। और आप एक बात बड़ी तारीखी बात है मैं करना चाहता हूँ आपसे कि जिस वक्त प्रेसिडेंट रूहानी ने साइन किए दिल्ली में मोदी के साथ चाबहार पोर्ट को इंडिया के हवाले करने में, तो उस वक्त जिस बंदे ने पहला इंटरव्यू दिया प्रेस टीवी पे, इट वाज मी। मेरा इंटरव्यू उन्होंने किया था इस कि आपका क्या इंप्रेशन है ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये इंडिया ईरान के प्रेसिडेंट के साथ चाबहार पोर्ट शामिल किए। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, हमें खुद भी अपने आप में देखना चाहिए। मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई हमारा 700 मील का बॉर्डर है ईरान के साथ, हमारी जो ट्रेड है वो $2 बिलियन से भी कम है। इंडिया के साथ ईरान की ट्रेड $30 बिलियन से ज्यादा है। पाकिस्तानियों की ईरान में तादाद 25,000 है, सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान की तादाद 30 लाख है। तो हमारे इमोशनल इंटरेस्ट हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं। अब हम अगर सऊदी अरेबिया के एक सीनियर डिप्लोमेट से यहाँ पे हमारा डेलीगेशन गया पाकिस्तान जर्नलिस्टों का यहाँ सऊदी एम्बेसी में, तो वहां पे मैंने उनसे सवाल किया, ये मैंने कहा आप इतनी इंडिया की क्यों साइड लेते हैं, ये क्या मामला था। तो उसने कहा भी बात यह है कि इंडिया में भी मुसलमान रहते हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी जो प्रेजेंस है, जाहिर है जितने बांग्लादेश पाकिस्तान इनमें करोड़ों की तादाद में मुसलमान रहते हैं, ये नहीं कि बहुत कोई 200, 400, बिल्कुल 500 बंदा रहता है।
तो हमें उनकी बात समझ में आई। पाकिस्तान की जो फ़ौज है, मक्का और मदीना की जो मकामात हैं, वो पाकिस्तान की फ़ौज के पास उनकी सिक्योरिटी है। मक्का और मदीना के जो दोनों मकामात हैं, उनका जो कंट्रोल है, कस्टोडियन जो है, वो टर्किश गवर्नमेंट है। अगर उन्होंने कोई तब्दीली करनी होती है सऊदी गवर्नमेंट से तो वो तुर्की से इजाज़त लेते हैं उसके ऊपर। तो मेरी गुज़ारिश ये है अपने नौजवान सहाफ़ियों से कि आप बैलेंस करके रिपोर्ट करें। फिर हम अगर सच्ची बात करते हैं तो फिर आपको बड़ा दुःख होता है कि यार ये पाकिस्तान को ईरान के बॉर्डर पे फेंस लगाने की क्यों ज़रूरत पेश आई? हर साल $2 बिलियन के करीब ऑयल स्मगल होता था पाकिस्तान से। जी जी, आप बात करें, आप बात करें। डॉक्टर साहब, आप बात करेंगे। आप अभी आप बात कर रहे थे अपना पेट्रोल के हवाले से। देखिए वो ये था कि ईरान से हर साल $2 बिलियन के करीब तेल स्मगल होके आता था, जो पाकिस्तान की मार्केट में बिकता था। उसमें से बहुत सारा तेल जो था ना, वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में भी इस्तेमाल होता था। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सही। इस तेल के ऊपर पाबंदी लगा दी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने $4 अरब रुपया उन लोगों के लिए रखा जिनकी रोजी-रोटी इस कारोबार से वाबस्ता थी। वो बेचारे मोटरसाइकिलों में, गाड़ियों में पेट्रोल भर के लाते थे और फिर वो लाके पाकिस्तान में वो बेचते थे। तो उनकी फलाह-ओ-बहबूद उनको उनको मतलब री-एम्प्लॉय करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 4 अरब रुपया। रिहैबिलिटेट करने के लिए कह सकते हैं। तो अ, ये बात पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं बताई। ये बात हमारे कामरान खान साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में इस पे प्रोग्राम किया और उन्होंने एक बड़ा तफ़सीलन लोगों को बताया। तो मेरी गुज़ारिश है पाकिस्तान के जो बाकी मीडिया एंकर्स हैं, बाकी मीडिया के जो लोग हैं, वो भी इस तरह की चीज़ें बताएँ कि पाकिस्तान को क्या मसाइल दरपेश है। ज आप मीडिया इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। Yes. मीडिया जो है, हम ये नहीं कहते कि आप किसी के आप नून लीग के स्पोक्समैन बन जाइए या क्या, लेकिन आप जो है अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मुल्क को तो ना नुकसान पहुँचाएँ। अब 14 अगस्त को एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसमें आपने पूरे पाकिस्तान को लगा दिया और सारी जो स्टेट फेलियर है वो उसमें हम नहीं जाते। लेकिन मैं जो बात करना चाहता था वो ये था कि उलमा किराम के हवाले से कि इस वक़्त उलमा किराम के ऊपर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो जो आने वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार रखें। और स्पेशली जो फ़िरकावारियत का माहौल है, उसको वो पैदा ना होने दें। मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था कि हमारी एक इराकी और एक सीरियन एक्सपर्ट से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बताया कि फ्रांस ने और इन सारे मुल्कों ने शिया और सुन्नी मामलात के ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च है। इमाम ख़ुमैनी पेरिस में रहते रहे, पता नहीं 10-12 साल वो पेरिस के अंदर रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पाकिस्तान के या मुसलमानों के अंदर ये जो इतने छोटे-छोटे फ़िरके हैं, ये बड़े-बड़े, इनको तमाम की फ़ॉल्ट लाइन्स का पता है, इनको पता है कैसे वो करना है। तो ये भी एक नफ़्सियाती साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है। और मैं अब जो बात कहने वाला हूँ वो ये है कि आप अपनी बीवी और अपना दोस्त अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करते हैं। अगर आप किसी की बीवी और किसी के दोस्त के ऊपर बहुतान-तराज़ी करेंगे, गालियाँ निकालेंगे, तो आप उस बंदे की चॉइस के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उँगली उठा रहे हैं। मैंने बड़ी क्लियरली बात कही सही। है कि जो लोग नहीं, जरा शख्सियत डॉक्टर साहब, को मैं जरा 1 मिनट के रोक रहा हूँ आपको। आपने बड़ा अहम इशू उठाया है मीडिया वारफेयर का और फिरका वारियत के हवाले से। यानी इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में ये मामला बड़े तेजी से उठ रहे हैं। प्लानिंग हो रही है, बाकायदा जो फॉरेन एजेंसीज या फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट के लोग वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि यहाँ हालात, चूंकि अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट तालिबान की आ गई है, तो हालात और वाकयात इधर ले जाने के लिए बाकायदा बिसात बिछा दी गई है। यानी इसका मतलब है शतरंज की चालें शुरू होने वाली। देखें, ये तो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका। हमारे पास किसी लामा साहब का क्लिप हमने देखा, तो मेरे ख्याल से एक एक होता है स्पेशलिस्ट नॉलेज। स्पेशलिस्ट नॉलेज वो हर एक के सामने करने वाला नहीं होता।
जो उलमा इकराम की इख्तिलाफात होते हैं, बहस और मुबासा होता है, वो उनके अंदर तक होता है, उसको पब्लिक में नहीं लाते। तो इसीलिए मैंने गुज़ारिश की बिल्कुल है कि सही। जब आप और ये मेरा तमाम उलमा इकराम से गुज़ारिश है, मैं तो कोई रिलिजियस स्कॉलर नहीं हूँ, आप ज़्यादा मुझे इल्म है आपका, कि जब आप सहाबा इकराम के ऊपर तनकीद करते हैं, जब आप उम्महातुल मोमिनीन के ऊपर रसूलुल्लाह की जो बेगमात हैं, उन पे तनकीद करते हैं, तो आप रसूलुल्लाह की चॉइसेस के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली आप बात रसूलुल्लाह सही। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्रिटिसाइज़ हो रहा है। तो जिन लोगों ने ये नैरेटिव आपको दिया बना के, ये बिल्कुल मैं किसी और वक़्त इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा कि आपने किसी की बीवी पे जब तनकीद की, तो अब बीवी तो अपनी मर्ज़ी से बंदा चूज़ करता है, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं होती। दोस्त भी आप अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, तो बिल्कुल जब आपको मेरे दोस्त भी पसंद नहीं है, आपको मेरी बीवी भी पसंद नहीं है, तो फिर मैं कैसे अच्छा हो गया? सही। ये आपकी बात में इतना वज़न है कि मैं, चूँकि सब्जेक्ट है मेरा ये कॉम्बैटिंग रिलीजन के हवाले से और डेफर्मेशन रिलीजियस के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, और ये बाकायदा फ़ेसबुक और इन लोगों ने प्लानिंग के साथ ये सारा शुरू किया। पहले हमारे स्टूडेंट्स को इस तरफ लगाया ताकि वो अंडर क्वेश्चन बनाया जा सके। ये आपकी बात में मैं समझ रहा हूँ। ज़रा मज़ीद क्लैरिफ़िकेशन चाहिए इसमें। इसको हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग। अभी रीसेंट ओके। कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया है अफ़गानिस्तान में, गुड तालिबान, बैड तालिबान, मॉडरेट मुस्लिम, एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम, ये इन्होंने स्प्लिटिंग की। अगर मैं आम ज़ुबान में उसको बताना चाहूँ, ये मुझे मिसाल देने अगर जो आप इजाज़त दें कि एक आपकी अगर बेगम आपकी जो सास है, वो आपसे कहे कि अज़र सदीक तू तो बड़ा चंगा है, ए जेह्ड़ी तेरा भरा है ना बड़ा तंग कीता इन्ने, इन्हू तू ठीक कर, आप घर सही आके है। अपने भाई से तू दूसरा घर बना ले। वो घर छोड़ के चला जाता, फिर कहती सदीक तू तो बड़ा चंगा है, ये तेरी जेह्ड़ी भैन है ना, इन्ने बड़ा तंग कीता साडी बेटी नू। आप अपनी बहन को भी कहते हैं तेरी भी शादी कर दी। आखिर में वो कहती कि ते सदीक तेरी माँ जिहड़ी है ना बड़ा चिड़-चिड़ करदी है हर वेले, ते ए माँ नू भी तू कुछ कर ते आप अपनी अम्मी को भी कहते हैं कि आप छोटी भाई की तरफ चली जाएँ। तो इस पूरी सिनेरियो में जो मैंने आपको चीज़ बताई, अगर अज़हर सिद्दीक की माँ भी ठीक नहीं है, उसके बहन भी ठीक नहीं है, उसका भाई भी ठीक नहीं है, तो अज़हर सिद्दीक कैसे अच्छा हो सकता बड़ी है? ज़बरदस्त बात की। अज़हर सिद्दीक बिल्कुल, इतने बड़ी बुरे ज़बरदस्त लोगों बात के बीच आपने बड़ा सिंपल बुरे तरीके से लोग क्लियर की है। इतने बुरे लोगों के बीच में जिन लोगों ने उसको पाला-पोसा, बढ़ाया, लिखाया, अगर वो सारे बुरे लोग थे, तो फिर अज़हर सिद्दीक कैसे अच्छा हो सकता है उनमें? यही मैंने यही उस स्प्लिटिंग का नुक्ता है कि जो लोग दुश्मन हैं इस्लाम के, वो ये स्प्लिट पैदा करना चाहते हैं। वो नीचे से शुरू करते हैं और जब आप नीचे से तनकीद करनी शुरू करते हैं तो आपको जहाँ पे वो आपका हमला हो सकता है आपको जिसको हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अनविटिंगली आपको ना पता हो कि आप ये तनकीद कहाँ पे हो रही है, इसका अल्टीमेट रिजल्ट कहाँ पे जा रहा है। कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है ना। आप नवाज शरीफ को कहते हैं नवाज शरीफ तो शेर है और बड़ा बहादुर है और दूसरे ही लम्हे आप नवाज शरीफ की लंबी बीमारियों की लिस्ट सामने रख देते हैं, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट, कहते हैं बीमारी बढ़। तो आप दोनों बातें एक वक़्त में तो दुरुस्त नहीं हो सकती ना। तो सही। ये जिन लोगों ने ये नैरेटिव बिल्ड किया वो बहुत होशियार चालाक लोग थे। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। अब आप इस सारे मैटर को कैटर कैसे किया जाए? एक तो आपने बताया कि तहम्मुल आना है, हमारे उलमा कराम को घर की बात घर के अंदर रखनी है, ओपनली डिस्कशन करनी है, आपने साफ लफ्ज़ों में। और आपकी नज़र में क्या हुकूमत वक़्त को क्या करना चाहिए इस हालात में? देखिए हुकूमत वक़्त को जो हेट स्पीच है, उस पे पाबंदी लगानी चाहिए। जो अब्यूसिव ज़बान इस्तेमाल हो रही है, कोई भी इस्तेमाल कर रहा हो, वो बंद होने चाहिए और एक-दूसरे के साथ जो गाली-गलौच का जो सिलसिला है वो उसको बंद होना चाहिए। पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो एक इंटरनेशनल सुपर पावर के तौर पे सामने आना चाहिए और उसमें तमाम चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, उन तमाम लोगों को बराबर मौके मिलने चाहिए। स्टेट जो होती है ना वो मज़हबी मामलात में इन्वॉल्व नहीं होती है। तो पाकिस्तान सबके लिए चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, बिल्कुल उसके लिए सही। पाकिस्तान जो है वो एक अमन का गहवारा होना चाहिए और तमाम लोगों को मिल-जुल के एक-दूसरे के साथ मिल बैठ के जिस तरह काबुल में तालिबान ने जो कल अशूरा का जुलूस निकलवाया है,
तो उसको सामने रखना चाहिए कि जिन लोगों पे वो सबसे ज्यादा इल्जाम लगवाते थे, उन्होंने भी कल उनका जो है वो जुलूस बड़े प्यार मोहब्बत से जुलूस निकाला। और इतनी पुलिस और इतनी हेलीकॉप्टर और इतनी इतनी इतना वो जो खौफ व हरास फैलाने के बजाय हमारा हम ये कोई किसी के लिए कोई एक्सक्लूसिव बात नहीं है। हम सबको एक ही मोहब्बत है, हम आपके साथ हैं, हम सब भाई हैं, हम आपस में खड़े हैं एक दूसरे के साथ। और जो भी कोई मौलवी है, जो भी कोई बंदा, कोई लामा है, कोई जाकिर है, जो भी कर रहा है, उसके बैंक अकाउंट चेक करें, तो उसको पता करें इसको फॉरेन फंडिंग तो नहीं हो रही, और उसको बंद करें। जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए फिरकावारियत के मामले पे, अब्यूज के मामले पे, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ मामला लिंक्ड हैं। इस पे स्टेट को बिल्कुल जीरो टॉलरेंस देनी चाहिए। ये हमारा जो है ना, और हमारे पास जो आने वाले चैलेंजेस हैं, आखिरकार पाकिस्तान ने 55 मुल्कों के इत्तेहाद को अफगानिस्तान से जो है वो हार के गए हैं, तो वो आराम से तो नहीं बैठेंगे ना भाई। तो आप अपनी तैयारी ये बात पकड़ें, सही कही आप। अपनी पुलिस को ठीक करें, अपनी स्पेशल ब्रांच को, अपने मोहल्ले की जो पंचायत है, इस तरह के जो नेटवर्क है उसको मजबूत करें, अपने आप को इंटरनली मजबूत करें। ये काम फौज के करने का नहीं है। फौज ने तो बाढ़ लगा दी, फौज खड़ी है, बाढ़ के ऊपर बॉर्डर पे खड़ी हुई है। जो लोकल पुलिसिंग का काम है उसको ही, उसकी एम्पावरमेंट की जरूरत है। आप जो रिटायर्ड लोग हैं फौज के अंदर से, पैरामिलिट्रीज के जो लोग हैं, वो जाएं फौज के पुलिस की हेल्प करने के लिए, क्योंकि 12 करोड़ का सूबा है पंजाब का, 1.5 लाख मेरे ख्याल से शायद पुलिस है, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो उनको बिल्कुल। जरूरत होगी तो उनको secondment में वो दे दें 2 साल के लिए कि लो जी, ये हम बंदे दे रहे हैं, ये आपके साथ होंगे पुलिस स्टेशन में, आपकी हेल्प करेंगे, हम ट्रेंड लोग होंगे, पुलिसिंग के अंदर हेल्प होगी। ये चाहते हैं कि हर इलाके के अंदर लोकल पुलिसिंग हो, और लोकल जो है ना वो मिल बैठ के इसी तरीके से हम आने वाले जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, आपने बड़ी वाज़ेह लफ्जों में आसान प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर दी, उनका सलूशन भी निकाल दिया। हमारा काम दरवाजा खटखटाना है, हमारा काम है अरबाब इक़्तिदार तक, उलमाए किराम तक, इंटेलेक्चुअल तक ये सारी इंफॉर्मेशन हमने शेयर कर दी है और वक्त से पहले शेयर कर रही है। हालात और वाक़यात उस तरफ जाते नजर आ रहे हैं। 55 मुल्कों को शिकस्त होने के बाद अब बातें किसी न किसी तरह पाकिस्तान पे इस पे असरात तो आने हैं, और वो शुरू हो चुका है। फिरका वारियत के हवाले से बात बड़ी क्लियर कर दी है, और मीडिया वारफेयर के हवाले से। इजाजत चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट दीजिएगा। कोशिश करेंगे डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब एक प्रोग्राम इस हफ्ते में जरूर हो। इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।